गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिजिड रोटेटर एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को कंपेयर करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ रेगुलर पैटर्न मिलेंगे, लाइंस के और बैंड्स के, दोनों में ही रेगुलर पैटर्न मिलेंगे। बट फंडामेंटली इन दोनों में डिफरेंस है। आप देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज होती जाएगी, जबकि मॉलिक्यूलर का कोई भी अगर हम स्पेक्ट्रा लेते हैं इन इंफ्रारेड रीजन तो वहाँ पर जो स्पेसिंग है लाइंस के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, यानी कि वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। प्यारे बच्चों, और भी कई डिफरेंसेस होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। सो इसका अर्थ ये है कि हमने जो मॉडल एक एटम के स्पेक्ट्रा के लिए कंसीडर किया है या जो अप्लाई किया है उस मॉडल को हम मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है बच्चों वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम उससे शुरुआत करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट, एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम के अलावा और भी मोड्स होते हैं एनर्जी इमिट करने के या एनर्जी एब्जॉर्ब करने के। जैसे अगर हम बात करें एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की, वो वाइब्रेट कर सकता है, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर सकता है। ये दोनों जो मोड हैं ये एटम में नहीं होते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं यहाँ हम एक दो अप्रोक्सीमेशंस पहले से ही लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पहला जो हमारा इसमें अप्रोक्सीमेशन है वो है बच्चों कि जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसका जो वाइब्रेशनल मोड है उसको फिलहाल हम ये मानते हैं कि वो मोड फ्रीज है, और हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स हैं एंड दीज टू एटम्स आर डियर स्टूडेंट कनेक्टेड बाय ए रिजिड मासलेस रोड। और प्यारे बच्चों, इन दोनों एटम्स को जिनका मास मैंने m1 और m2 लिया है हम पॉइंट साइज का मानेंगे। और ये जो अप्रोक्सीमेशन या अजम्पशन मैं ले रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट साइज के हैं, ये जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि एक एटम का जो साइज होता है टिपिकल एटम का दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर एनी टिपिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर दीज टू एटम्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। यानी इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में m1 m2 आर पॉइंट एटम्स, या हम मान सकते हैं कि सारा का सारा मास इनका यहीं पे कंसंट्रेट है। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों, लीनियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स एक्सिस इज 0, और बाकी जो दो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं IB and IC, they both are equal and say it is I. Dear student, अब जिस डायग्राम से आपको जैसे दिख रहा है कि दिस एटम इज हैवियर एज कंपेयर टू दिस एटम, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल शुड बी एट दिस पॉइंट एंड आई लेबल इट एज C. The internuclear distance of the atoms is say R0, and in this topic we are assuming that R0 is a constant. प्यारे बच्चों, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि रिजिड रोटेटर, यानी एक हमारा जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये फिक्स है, रिजिड है। एंड रोटेटर मीन्स इट विल रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ मास C. The position vector of mass m1
is say R1 and of M2 is say R2. So clearly dear student, I can write it as R1 plus R2 equals R naught. This is my first equation. And dear student, from your elementary classes, you know from the principle of moments, M1 R1 equals M2 R2. This one is my second equation. Dear student, the moment of inertia of these two atoms or this diatomic molecule around C, again from your elementary classes, I equals M1 R1 square plus M2 R2 square. ध्यान रहे बच्चों, इस दिस I मीन्स IB और IC, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसको पहले बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2. Now by using this and this, M1 R1 को मैं M2 R2 लिख सकता हूं और M2 R2 को मैं M1 R1 लिख सकता हूं। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी M1 R1 कैन बी रिटन एज M2 R2 R1 प्लस M1 R1 R2। मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ से R1 और R2 को लेके आना, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा प्यारे बच्चों। तो मेरे पास आएगा R1 R2 और अंदर आ गया M1 प्लस M2। दिस वन इज माई थर्ड इक्वेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां से आप R1 या R2 की वैल्यू लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो है ये हमें इंप्लाई करती है कि R1 इज इक्वल टू R नोट माइनस R2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग R1 इन दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास मिलेगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 1, M1 और R1 की जगह हम ये लिख देंगे, तो आपके पास आएगा प्यारे बच्चों M1 R नोट माइनस R2 इक्वल्स M2 R2। एक्सप्लोर करेंगे, M1 R नोट माइनस M1 R2 इक्वल्स M2 R2। अब बच्चों हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, M1 R नोट इक्वल्स, ये उस तरफ जाएगा बच्चों प्लस का होगा और R2 कॉमन आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं M1 प्लस M2 R2। इसको आप नीचे लेके आइए, यू विल गेट M1 R नोट बाई M1 प्लस M2 इक्वल्स R2। जस्ट ए सेकेंड। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास R2 आया है, इसी प्रकार सिमिलरली R1 इक्वल्स M2। बच्चे फोन आ रहा है, प्लीज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी मनोज जी बोलिए। हाँ जी जल्दी बोलिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस डियर स्टूडेंट्स। सो M2 R नोट बाई M1 प्लस M2, ठीक है। यहां से आप सिमिलरली करके कर सकते हैं, या आप यहां से R2 का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, देन अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1। नाउ डियर स्टूडेंट, ये R1 का वैल्यू और ये R2 का वैल्यू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन ये आया है,
यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ R1 का वैल्यू और डियर स्टूडेंट ये R2 का वैल्यू यहाँ पर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू R1 विच इज M2 R0 बाई M1 प्लस M2 इंटू R2 का वैल्यू विच इज M1 R0 बाई M1 प्लस M2 इंटू M1 प्लस M2 हमारे पास पहले से है, तो एक M1 प्लस M2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा M1 M2 R0 स्क्वायर बाई M1 प्लस M2। पहले बच्चों ये एक कांस्टेंट है किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो मैं इसे म्यू से लिख देता हूँ, म्यू R0 स्क्वायर। यहाँ पे म्यू जो है इसके बराबर सब्सटीट्यूट किया गया है। म्यू का एक नाम है प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। तो ये हमने ये सारा जो किया है मैथमेटिकल छोटा सा कैलकुलेशन टाइप, ये क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है प्यारे बच्चों, अगर हम रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स निकालते हैं बाय यूजिंग M1 एंड M2, वी हैव टू सोल्व टू श्रोडिंगर इक्वेशंस। अब हमने इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप इसको सोल्व करने के बजाय अब आप एक ऐसे पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करें जिस पार्टिकल का मास म्यू नोट है, जैसे कि ये मैंने ले लिया म्यू नोट इसका मास है, और ये इस एक्सिस सी से डियर स्टूडेंट आर नोट के डिस्टेंस पर है, और ये हमारा हो गया एक्सिस थ्रू दिस मास। सो डियर स्टूडेंट अब ये वन बॉडी प्रॉब्लम हो गया है टू बॉडी प्रॉब्लम की बजाय। और प्यारे बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर आप इसको एक सिंगल पार्टिकल मानते हो मास म्यू नोट म्यू नोट नहीं म्यू, तो आपके पास म्यू आर नोट स्क्वायर आएगा। अब इससे क्या है, हमें एक श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। और प्यारे बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन हम यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो जो मास है उसकी जगह हमें म्यू लिखना पड़ेगा, और हमारा जो अल्टीमेट जो एम है वो भी यही है कि हमें इसकी एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास तभी आएगा जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन इसमें यूज करेंगे। सो प्यारे बच्चों सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, और हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे बनेगी प्यारे बच्चों, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स 0। तो यहाँ पे मैंने जो सब्सटीट्यूशन किया है वो एक तो m की जगह मैंने म्यू लिखा है प्यारे बच्चों, मास की जगह मैंने म्यू यूज किया है, और पोटेंशियल की जगह मैंने यहाँ पे 0 लिया है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने 0 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे मैं पहले कह चुका हूँ प्यारे बच्चों आर नोट जो है वो कांस्टेंट है, और आर नोट अगर कांस्टेंट है मीन्स द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग देन द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। सो इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट है, एंड आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू और आर्बिट्रेरली वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हम किसी भी वैल्यू को हम 0 मान सकते हैं पोटेंशियल के केस में, तो उससे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट अब ये इक्वेशन जो है हम सोल्व नहीं करेंगे, और ना ही आपको भी करनी है, क्योंकि आपके कोर्स में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और बात थोड़ा देखने की है कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जेड यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे कहीं भी मैंने बताया नहीं कि व्हाट इज एक्स वाई जेड। एक्चुअल में बच्चों ये एक्स वाई जेड जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन 3 डायरेक्शंस, ये रिलेटेड है हमारे आर नोट से। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर नोट स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपस में इंटररिलेटेड, यानी कि आर नोट से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट आफ्टर सॉल्विंग दिस श्रोडिंगर इक्वेशन आई विल गेट ई, और साथ में मैंने इसमें जे लगा दिया। मैं चाहूँ तो बच्चों यहाँ भी लगा सकता हूँ जे, बाकी
ऐसा ज़रूरी नहीं, आप खाली ई भी लिख सकते हैं। जे इसलिए लगा दिया क्योंकि इससे अगला टॉपिक करेंगे वहाँ भी ई आएगा, फिर अगला टॉपिक करेंगे वहाँ भी आएगा, तो ऐसे कई ई इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसमें जे लगा दिया है। जे का मैं रीज़न बताऊंगा अभी, जे क्यों लगाया है। सो ई जे इज एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर आई जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पर डियर स्टूडेंट जे है हमारे पास, जे की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। एंड दिस जे इज नोन एज रोटेशनल क्वांटम नंबर।